हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है वुड यू मैरी मी। एपिसोड की शुरुआत में हम ड्रामा की फीमेल लीड मैरी को देखते हैं, जो कि एक जॉब इंटरव्यू के लिए आई होती है और अपना प्रेजेंटेशन सभी को दिखा रही थी। पर वहाँ पर इंटरव्यूअर बहुत ही बोर हो रहे थे और उससे पूछते हैं कि क्या वो मैरिड है। मैरी मना कर देती है। तो इंटरव्यूअर बोलते हैं कि मैरी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव लड़की है, उन्हें नहीं लगता कि उससे कोई भी शादी करेगा। वो बार बार मैरी के अपीयरेंस को लेकर उसे इंसल्ट कर रहे थे, जो सब सुनकर मैरी से रहा नहीं जाता। वो इंटरव्यूअर को बोलती है कि वो टैक्स देती है, इसीलिए उन सबको सैलरी मिलती है, उसे ही ये जॉब मिलनी चाहिए। ये बोलकर उसके और इंटरव्यूअर के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाती है। बाहर भी उनका आर्ग्यूमेंट सभी लोग सुन रहे थे। मैरी अपने असिस्टेंट सॉन्ग से बात करती है और बोलती है कि वो अकेले उसकी एम्प्लॉय है, वो उसे सैलरी जरूर देगी। तो सॉन्ग बोलती है कि उसे डाउट है, उनके पास अब कोई भी न्यू प्रोजेक्ट नहीं आया है। फिर सॉन्ग देखती है कि उनके पास एक कैफे का प्रोजेक्ट आया है, पर कैफे ओनर को पहले उनका वर्क दिखाना होगा। मैरी उसे प्रोजेक्ट पर काम करने को बोलती है। मैरी एक प्रिंट शॉप पर होती है, वो अपने काम का लोगो बना रही थी और वो प्रिंटर के ओनर से और भी अच्छे से लोगो बनाने के लिए बोलती है। फिर वो एक रिंग शॉप में जाती है और अपने लिए वेडिंग रिंग खरीदती है। मैरी की जल्दी ही शादी होने वाली थी उसके बॉयफ्रेंड की वजह से। उनका 5 साल का रिलेशनशिप है और दोनों का रजिस्टर्ड मैरिज हो गया है। मैरी एक एक करके सारे लिस्ट को टिक कर रही थी उसके वेडिंग वेन्यू, ड्रेस और हनीमून के लिए। फिर वो वूजू को कॉल करती है ये सब बताने के लिए, पर वो जो एक और लड़की जिसका नाम जीनी होता है उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, वो मैरी की कॉल्स को इग्नोर कर देता है। फिर उसे टेक्स्ट करके बोलता है कि वो अभी बिजी है और बाद में बात करेगा। उसका टेक्स्ट देखकर मैरी एक इंसान से टकरा जाती है जिसने टेडी का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। मैरी और वूजू ने मिलकर एक घर लिया होता है और उसका डाउन पेमेंट मैरी की मॉम ने किया था। वो उसी फ्लैट पर अपना सामान और वूजू का सामान अनपैक कर रही थी। उसकी मॉम से बात कर रही होती है। वो बोलती है कि वूजू की मॉम वेडिंग के एक्सपेंस को बहुत ही बढ़ा रही है। मैरी की मॉम बोलती है कि वो एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए उन्हें उसी क्लास में वेडिंग करनी होगी। मैरी बोलती है कि वो अकेली ही सब कुछ हैंडल कर रही है, वो जो उसकी किसी भी काम में मदद नहीं कर रहा। और वो अपने और उसके बेडरूम में जाती है। तभी उसके पैर में एक इयररिंग चुभ जाता है। तभी मैरी मॉम का कॉल कट कर देती है और इयररिंग को देखने लग जाती है। फिर वो पिलो पर बाल देखती है जो कि उसके तो नहीं थे। अगले सीन में वूजू और मैरी एक साथ कैफे में होते हैं। वूजू मैरी को उसकी ट्रिप की फोटोज, जिसको उसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, वो दिखाता है। मैरी पूछती है कि ये जेनी कौन है जिसने उसकी सारी फोटोज लाइक किए हैं। तो वूजू बोलता है कि वो उसकी फ्रेंड है। मैरी उसे इयररिंग दिखाकर पूछती है कि ये इयररिंग उसकी रूम में कैसे आया। तो वूजू बोलता है कि ये रिंग उसका ही होगा। मैरी फिर जेनी की एक फोटो दिखाती है जिसमें उसने वही इयररिंग पहना हुआ था। तो वूजू बोलते हैं कि लास्ट वीक उसके मैनेजर और बाकी कलीग और जेनी उनका न्यू घर देखने के लिए आए थे, तब शायद ये गिर गया होगा। मैरी अब उसके सारी कलीग, मैनेजर सभी के बारे में बोलती है कि लास्ट वीकेंड पर कायो अकेले ट्रिप पर था और जब भी वूजू किसी बिजनेस ट्रिप पर जाता है तब जेनी भी उसी जगह पर होती है। वो उसी सेम जगह की उसकी भी फोटो दिखाती है। अब वो जो कुछ बोल नहीं पाता, वो मैरी से सॉरी बोलने लग जाता है और बोलता है कि जेनी तो सिर्फ उसकी लाइफ में एक फ्लिंग है, वो मैरी से ही प्यार करता है, वो दोनों मैरिड है। मैरी को उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं होता, तो वो जो उसे बोलते हैं कि वो अभी जेनी से बात भी नहीं करता है। तभी वूजू के फोन पर जेनी का टेक्स्ट आता है, एक फोटो भी आती है। वूजू जल्दी से अपने फोन को छुपाने लग जाता है, लेकिन मैरी उसका फोन लेने लगती है और कैफे के सभी लोग उन्हीं को घूर रहे थे। वो जो यहाँ पर मैरी को फोन नहीं देता और उसके फोन को फ्लोर में फेंक कर उसे पैर से तोड़ने लग जाता है। मैरी फोन को लेने लगती है, तब वूजू का पैर मैरी के हाथ पर लग जाता है और उसे चोट लग जाती है। वूजू बोलता है कि उसने सॉरी बोला, फिर भी मैरी नहीं मान रही थी। मैरी गुस्से में बोलती है कि पिछले 7 महीनों से जब से उसे न्यू जॉब मिला है वो हमेशा ट्रिप्स पर ही रहता है। उसने अकेले सारी वेडिंग प्लान की है, पर उसने वूजू को परेशान नहीं किया, लेकिन वूजू ने उस पर चीट किया। कैफे के बाकी लोग भी उनकी बातें सुन रहे थे। तब मैरी बोलती है कि वो उसे ब्रेकअप करना चाहती है और उसने उसकी मॉम से भी सारे पैसे ले लिए। अब उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है। मैरी वहां से जाने लग जाती है, पर रुककर वूजू के फेस पर कॉफी फेंक देती है। फिर हम ड्रामा की मेल लीड, उसका नाम भी किम वूजू है, उसे देखते हैं। वो अब्रॉड से अभी अभी कोरिया वापस आया है। वो प्लेन में एक ओल्ड आंटी के साथ बैठा हुआ था। तभी वहां उस आंटी का बेटा उसके पास आकर बोलता है कि उसे अपनी मॉम के साथ बैठना है, क्या वूजू अपनी सीट चेंज कर लेगा। लेकिन वो उसको मना कर देता है और अपने ईयरफोन्स को लगाकर सो जाता है।
प्लेन लैंड होने के बाद वो आंटी वूजू को थैंक्स बोलती है। अब फ्लैशबैक में वूजू ने आंटी के बेटे की बात सुन ली थी कि वो अपनी मॉम की प्रॉपर्टी अपने नाम पर करना चाहता था, पर उसकी सिस्टर उसे ऐसा नहीं करने दे रही थी। इसलिए वो प्लेन में उनसे किसी तरीके से साइन करवाने वाला था, पर वूजू ने उसे वो चांस नहीं दिया। वूजू अब एयरपोर्ट से निकलता है, तब उसे उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है। वो उसे बोलती है कि वो अब्रॉड से आकर काम पर ज्वाइन ना करके कहाँ जा रहा है। तो वूजू बोलता है कि उसे 1 महीने तक घूमना है। ग्रैंडमा बोलती है कि उन्होंने उसके लिए खाना बनाया है। तो वूजू कहता है कि वो जल्दी उनके पास आ जाएगा, पर अभी उसे अपनी ट्रिप पर जाना होगा। ग्रैंडमा की असिस्टेंट बोलती है कि वूजू उनकी बात नहीं मानता। तो ग्रैंडमा बोलती है कि वूजू अकेले अब्रॉड में रहा है, उसे सब पता है कि कब क्या करना है। वूजू अब 1 महीने तक घूमता है और काफी इंजॉय करता है। उसके साथ वो एक कैट को भी रखता है। 1 महीने के बाद वो अपने होम स्टे से जा रहा होता है, तभी होम स्टे की ओनर बोलती है कि वो जो यहाँ पर इतने दिनों तक रहा है, अब वो उसे बहुत ही मिस करेगी, और वो उसे कुछ ब्रेड देती है। वूजू कहता है कि वो ओनर को इससे अच्छा ब्रेड खिलाएगा, क्योंकि उसकी फैमिली कोरिया की सबसे बड़ी बेकरी में से एक है। ये सुनकर ओनर शॉक हो जाती है। फिर हम वूजू की फैमिली को देखते हैं, जो कि अपनी बेकरी की सक्सेस पार्टी में होते हैं। वहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफर्स और मीडिया रिपोर्टर्स भी थे। वो वूजू की ग्रैंडमा की बेकरी में फोटो लेते हैं। फिर 1 महीने बाद मैरी और किम वूजू का डिवोर्स हो जाता है, और वो दोनों कोर्ट से एक साथ बाहर निकलते हैं। मैरी बोलती है कि उसे अपनी मॉम से बोला है कि वूजू के काम की वजह से उनकी शादी पोस्टपोन हो गई है। इस पर वो भी हाँ बोलता है। मैरी अब उसे डिवोर्स डॉक्यूमेंट देती है कोर्ट में सबमिट करने के लिए, और उसके डिटेल्स भी फिल करने के लिए। पर वूजू को जेनी का कॉल आ जाता है, और वो मैरी को वहीं पर छोड़कर भागता हुआ चला जाता है। तो मैरी उसे गालियां देने लग जाती है। मैरी फिर बस से जाते हुए कपल को देखती है। उसे याद आता है कि वो और वूजू साथ में कितना खुश थे, अब वो कैसे चेंज हो गया है। मैरी फिर एक बास्केटबॉल कोर्ट जाती है और अकेले ही वहां पर बॉल को हिट करने लग जाती है। अपने गुस्से को शांत करने के लिए वो काफी ज्यादा रोती भी है। फिर वो अपने घर में सॉन्ग से कॉफी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रही थी, तभी उसके दरवाजे पर पुलिस आती है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। मैरी को पता चलता है कि जो उसने घर खरीदा है उसका ओनर एक स्कैमर है, और उस घर का रियल ओनर आ गया है। अब मैरी को वो घर छोड़ना होगा, जो सुनकर वो काफी शॉक हो जाती है। मैरी अपने एक्स को कॉल करती है, इस बार में बोलती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, और अपना फोन स्विच ऑफ कर लेता है। मैरी काफी ज्यादा ड्रिंक करती है, तभी उसकी मॉम उसे कॉल करती है और बोलती है कि वो उसके एक्स के पेरेंट्स के लिए खाना भेज रही है, पर मैरी उन्हें मना कर देती है। उसकी मॉम उसकी वेडिंग के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, जो सब सुनकर मैरी रोने लग जाती है, क्योंकि उसकी लाइफ में तो कुछ और ही चल रहा था। तभी वो जो अपनी कार से उस रोड से जा रहा होता है और उसे कंफ्यूजन हो जाती है। मैरी ड्रंक होकर उसी रोड पर चल रही थी और अपने एक्स को कॉल कर रही थी, तभी वो वूजू की कार से टकरा जाती है। वो उसकी हेल्प करता है और उसे हॉस्पिटल चलने के लिए बोलता है, लेकिन मैरी मना कर देती है। वूजू अब उसे अपना नंबर देने के लिए बोलता है और उसके फोन में अपना नंबर सेव कर देता है। मैरी तो ड्रंक होती है। जब वो देखती है कि उसका नाम वूजू है, तो वो इमेजिन करने लग जाती है कि वही उसका एक्स है। वो उसे मारने लग जाती है। वूजू बोलता है कि उसे क्या हो गया है, तो मैरी रोते हुए बोलती है कि उसकी वजह से उसे 300 मिलियन का लॉस हुआ है, इसीलिए अब उसे 100 मिलियन देना होगा। वो जो बोलता है कि एक्सीडेंट के लिए 100 मिलियन कौन देता है, तो वो जो जल्दी से कार में बैठ जाता है। मैरी भी उसकी कार में बैठ जाती है। वो जो उसे कार से निकालने लग जाता है, और इन दोनों की ये फाइट बहुत ही ज्यादा फनी थी। रोड पर लोग उन्हें रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। वो जो अब किसी तरीके से उसे कार से निकालता है, पर वो जाकर कैक्टस के ऊपर बैठ जाती है। उसे उससे भी कोई पेन फील नहीं होता। वो अपनी दुख भरी बातें बोलने लग जाती है। तो वो जो उसे नीचे देखने के लिए बोलता है, और जब वो देखती है कि वो कैक्टस पर बैठी है, तो चिल्लाने लग जाती है। वो जो अब उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर नर्स भी उसकी हालत देखकर हंस रहे थे और उसे रेस्ट करने के लिए बोलती है। जिसके बाद वो जो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड ग्योंग, जो कि एक डॉक्टर होती है, वो उसे उसके पास लेकर आया होता है। वो जो उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है। ग्योंग वूजू को कॉफी के लिए पूछती है, तो वो जो देखता है कि मैरी अकेले ही हॉस्पिटल से जा रही थी। वो ग्योंग से बाद में मिलेगा बोलकर चला जाता है, जो देखकर ग्योंग सैड होती है। वो जो अब मैरी को ड्रॉप करने के लिए जाता है, और वो कार में बैठ भी नहीं पा रही थी, इसीलिए अब उसे सीट पर उल्टा नील करके जाना पड़ जाता है। मैरी वूजू को सॉरी बोलती है और उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है। तो वूजू बोलता है कि वो जब भी बात करती है तो उसके मुंह से अल्कोहल की स्मेल आ रही है, जो सुनकर वो चुप हो जाती है। अब मैरी को बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो वूजू को कार रोकने के लिए बोलती है। वो बाहर निकलती है, तब तक सुबह होने लग जाती है।
और वो अपसेट होकर वहीं पर बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करेगी। वूजू बोलता है कि अभी उसे घर जाना चाहिए। तभी मैरी के पेट से आवाज आने लग जाती है, तो वूजू पहले उसे कुछ खाने के लिए बोलता है। इसके बाद मैरी जैसे ही घर आती है तो सो जाती है। दूसरी तरफ एक मॉल में एक कॉन्टेस्ट हो रहा था जिसमें कपल्स की लॉटरी होने वाली थी। सभी के नेम कार्ड्स वहां पर मौजूद थे और जिस भी कपल का नाम आएगा उसको मिलेगा एक बहुत ही एक्सपेंसिव घर। ये लॉटरी एक डिपार्टमेंट स्टोर के 30 ईयर सेलिब्रेशन के मौके पर हो रही थी। हम उसी स्टोर के सीईओ ली सॉन्ग को देखते हैं। उसका सेक्रेटरी उसे एक नाम देता है और उसे यही कार्ड उठाना था। वो मेयर के रिलेटिव होते हैं। ली सॉन्ग वो घर उन्हें ही देने वाला था। वो उस कार्ड को एक तरीके से फोल्ड कर देता है और अपनी शर्ट की स्लीव में रख देता है। फिर जब उसे लकी ड्रॉ के लिए बुलाया जाता है तो वो ड्रॉ के लिए बॉक्स के अंदर हाथ डालता है, पर तभी वो कार्ड उसकी स्लीव से गिर जाता है और वो उसे ढूंढने लग जाता है। उसका सेक्रेटरी भी यहाँ पर घबरा जाता है। ली सॉन्ग को अब एक फोल्डेड कार्ड मिलता है तो वो उसे उठा लेता है, पर उसमें मैरी और वूजू का नाम था जो कि सभी लोग लाइव देख रहे थे। सियोंग तो शॉक हो जाता है, पर उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। अब कंपनी के लोग मैरी को कॉल करते हैं और प्राइस के बारे में बताते हैं। मैरी तो सो रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आता, पर जब वो एक घर की बात करते हैं तो उसे याद आता है कि जब वो रिंग खरीदने के लिए गई थी तब उसे एक टेडी टकरा गया था। तभी उसने कॉन्टेस्ट का फॉर्म फिल किया था और उस कार्ड को उसने फोल्ड करके बॉक्स के अंदर डाल दिया था, जो सुनकर मैरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर उसे याद आता है कि उसका और एक्स का तो डिवोर्स हो गया है, लेकिन फिर वो याद करती है कि उसने डॉक्यूमेंट्स को तो अभी सबमिट किया ही नहीं है। वो जल्दी से ऑनलाइन अपना मैरिटल स्टेटस चेक करती है जहाँ पर अभी भी वो मैरिड थी, जो देखकर वो काफी खुश होती है। वो जल्दी से उसके और उसके एक्स के सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी में भेज देती है। वहीं सियोंग का सेक्रेटरी स्टाफ से मैरी के बारे में पूछता है तो स्टाफ बोलता है कि मैरी का हस्बैंड अब्रॉड में है और वो पर्सनली कंपनी में मिलने के लिए नहीं आ सकता। पर सेक्रेटरी बोलता है कि मैरी को कॉल करके बोलो कि हस्बैंड का आना कंपलसरी है। स्टाफ भी ये बात मैरी को बोलता है तो वो टेंशन में आ जाती है। मैरी अब वापस से अपने एक्स को कॉल करती है, लेकिन वो उसे ब्लॉक कर देता है। मैरी अब रूफटॉप पर होती है और बॉटे कंपनी के घर का ऐड देखती है तो अपसेट हो जाती है। तभी उसे वूजू का मैसेज आता है। वो उसकी हेल्थ के बारे में उससे पूछता है तो मैरी को उसका नाम देखकर एक आइडिया आता है। अगले सीन में मैरी वूजू के साथ कैफे में होती है। वो पूछती है कि क्या वो मैरिड है। वूजू मना करता है तो मैरी घबराते हुए बोलती है कि क्या वो उसका हस्बैंड बनेगा, जो सुनकर वूजू के मुंह से कॉफी गिर जाती है। तब मैरी उसे क्लियर करती है कि उसे एक इम्पोर्टेंट काम के लिए उसकी हेल्प चाहिए और उसे उसका हस्बैंड बनने की एक्टिंग करनी होगी। वूजू बोलता है कि उसे लगा कि उसकी कार से उसे चोट लगी है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए आया, लेकिन वो तो उसे फ्रॉड करने के लिए बोल रही है। मैरी बोलती है कि वो गलत समझ रहे हैं, उसे सिर्फ उसकी हेल्प चाहिए और वो बॉटे कंपनी में 3 बजे सैटरडे को आ जाए। वो जो उससे रियल रीजन पूछता है, लेकिन मैरी उसे सच नहीं बताती। वो जो बोलता है कि वो जरूर उसे स्कैम करवाएगी, इसलिए वो सैटरडे को आएगा और उसे एक्सपोज कर देगा। तब मैरी उसे समझाने का ट्राई करती है, लेकिन वो जो वहाँ से चला जाता है। वहीं वो जो की ग्रैंडमा जो की बेकरी की चेयरवुमन होती है, उन्होंने वो जो को मार्केटिंग डिपार्टमेंट का टीम लीडर बना दिया था, इसलिए चेयरवुमन की बेटी जिनका नाम मी योंग होता है वो वूजू की आंटी होती है और चेयरवुमन ने मी योंग के बेटे योंगसू को वूजू से रिप्लेस कर दिया था। मी योंग चेयरवुमन से आर्ग्यूमेंट कर रही होती है क्योंकि योंगसू ने 3 साल से मेहनत की होती है। तभी वहाँ पर मियोंग का हस्बैंड जैंगहान आता है। वो मियोंग से बोलता है कि उसे चेयरवुमन के डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। चेयरवुमन भी बोलती है कि योंगसू को बहुत सारे चांसेस मिले हैं, लेकिन उसने सिर्फ लॉस ही किया है और वो अब और ज्यादा कंपनी का लॉस नहीं कर सकती। मियोंग गुस्से में योंगसू के पास आती है जो कि चॉकलेट खा रहा था। वो उस पर गुस्सा करने लग जाती है क्योंकि अब उसकी पोजीशन वूजू को मिल जाएगी। योंगसू बोलता है कि उसके पास और भी प्लान्स हैं। मियोंग को इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जेंगन भी वहीं पर मौजूद था तो मियोंग बोलती है कि उसने अपने बेटे के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया। इस पर जांगहान बोलता है कि वूजू को भी चांस मिलना चाहिए और योंगसू को भी खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, जो सुनकर मियोंग उस पर गुस्सा हो जाती है। फिर हम जियोंग को देखते हैं जो कि अपने शिफ्ट के बाद रेस्ट करने के लिए आई होती है। तभी उसे वूजू का कॉल आता है। वो जल्दी से उससे मिलने चली जाती है। दोनों बात कर रहे थे। वूजू जल्दी से अपनी कंपनी ज्वाइन करने वाला था। वो बोलता है कि उसे सिर्फ चेयरवुमन के लिए ये करना पड़ रहा है। योंग बोलती है कि वूजू के लिए भी अच्छा है और वैसे भी चेयरवुमन शायद उसे अपनी फैमिली की डॉटर इन लॉ बना ले। वूजू बोलता है कि क्या वो योंगसू में इंटरेस्टेड है, तो योंग मना करने लग जाती है। फिर वो बात को घुमाकर उससे मैरी के बारे में पूछती है कि क्या वो आप ठीक है। वूजू कहता है कि उसे चोट तो बट पर आई थी, लेकिन उसका दिमाग खराब हो गया है।
योंग को उसकी बात यहाँ पर समझ नहीं आती, तो वो जो कहता है कि उसने उसे हस्बैंड बनने के लिए बोला। योंग पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करती है, लेकिन वो जो मना कर देता है। तभी वहाँ पर एक बच्ची गिर जाती है और वो जो उसके पास जाता है, उसका बैग उठाने में मदद करता है। उसके बैग में एक टॉय था। उसे देखकर वुजू को अपने बचपन याद आ जाता है, जहाँ वो अकेले हॉस्पिटल में था। उसकी बॉडी और फेस पर खून लगा हुआ था। तभी एक और बच्ची उसके पास आती है और उसे एक छोटा सा टेडी देती है। वो बोलती है कि अगर वो रोएगा तो टाइगर उसे ले जाएगा। प्रेजेंट में वुजू ये याद कर रहा था और वो बच्ची रो रही थी। वुजू उसे टाइगर वाली बात बोलता है तो वो चुप हो जाती है और उसकी मॉम के साथ चली जाती है। योंग पूछती है कि ये टाइगर वाली बात वुजू ने कहाँ से सीखी, तो बोलता है कि शायद ग्रैंडमा से। वुजू फिर उसे टेडी की चेन शॉप के बारे में पूछने लग जाता है, क्योंकि वो ज्यादा सोल के शॉप्स के बारे में नहीं जानता था। योंग बोलती है कि क्या वो अपनी उसी क्रश के बारे में सोच रहा है, तो वो जो बोलता है कि वो बचपन में था, उसे तो उसका नाम तक भी नहीं पता। ये बोलकर वो भी उस बच्ची की फेस को याद करने लग जाता है। दूसरी तरफ मैरी की फ्लैट की ओनर उसे घर से बाहर जाने के लिए बोलती है, पर मैरी नहीं जाती और बोलती है कि उसने एक घर खरीदा है। लेकिन ओनर बोलती है कि उसे अभी बाहर जाना होगा, क्योंकि उन्हें घर को रेनोवेट करना है और वर्कर को सब समझाना है। ये बोलकर वो मैरी को घर से निकाल देते हैं। मैरी सैड होकर अकेली बैठी हुई थी। तभी उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। वो बोलती है कि उसकी यंगर सिस्टर सोरी, जो कि अमेरिका में जॉब करती है, वो मैरी की वेडिंग डेट के बारे में पूछ रही थी। उसे फ्लाइट बुक करनी है। तो मैरी बोलती है कि उसे अभी डेट का नहीं पता, वो जल्द ही बता देगी। उसकी मॉम अब जल्दी से शादी करने के लिए बोलती है, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन भी हो गया था। तब मैरी बोलती है कि उसे उनसे अर्जेंट बात करनी है, अब वो जल्दी ही घर आएगी। उसकी मॉम बोलती है कि अगर उसने फिर से उसके हस्बैंड से फाइट की है तो वो ये सब सॉल्व नहीं करेगी, जो सुनकर मैरी उन्हें सच नहीं बता पाती। अगले दिन अब वो जो फर्स्ट डे ऑफिस में आता है और जांगन वो जो अपने टीममेट से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो यहाँ पर उसे सब कुछ अच्छे से समझाता है और जब वो लिफ्ट से वापस जा रहे थे तो लिफ्ट में योंगसू होता है। जांगन उससे पूछता है कि क्या वो मीटिंग के लिए रेडी है, तो योंगसू हाँ बोलता है। अब मीटिंग शुरू होती है, जहाँ पर मिस हुई उनके पैकेजेस, जिसमें वो स्वीट्स और कुकीज को सेल करते हैं, उसके डिजाइन के बारे में प्रेजेंटेशन दे रही होती है। तब योंगसू बोलता है कि ये जो डिजाइन है वो जिस कंपनी ने बनाया है, क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूएबल हुआ है? अगर वो इसे पैकेजेस में सेल करेंगे बिना रिन्यू किए तो कंपनी उन पर कॉपीराइट दे सकती है। चेयरवुमन वोजू से इस बारे में पूछती है, क्योंकि अब वो टीम लीडर है। तो वोजू बोलते हैं कि उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, वो जल्दी ही डिजाइन कंपनी के सीईओ से बात करेगा। जो सुनकर योंगसू स्माइल करता है। वो जो फिर सियोजुंग को सीईओ से बात करने के लिए बोलता है। सियोजुंग कॉल करती है तो वो कंपनी मैरी की होती है। सॉन्ग यहाँ पर सियोजुंग को बोलती है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए 50 मिलियन चाहिए। सियोजुंग ये सुनकर शॉक रह जाती है, क्योंकि वो 10 गुना ज्यादा प्राइस बता रही थी। सियोजुंग तो अब कॉल कट कर देती है। वोजुंग को बताती है तो वो कहता है कि वो नई कंपनी से बात करेगा। लेकिन सियोजुंग बोलती है कि ये डिजाइन बहुत ज्यादा सेल होता है, उन्हें स्पेशली पैकिंग की वजह से इसके ऑर्डर मिलते हैं, इसलिए वो इन्हें लूज नहीं कर सकते। तो वो जो कहता है कि वो इस कंपनी की सीईओ को मीटिंग के लिए बुलाए, वो उससे पर्सनली बात करेगा। दूसरी तरफ सॉन्ग मैरी से बोलती है कि उन्हें इतना ज्यादा डिमांड नहीं करनी चाहिए। तब मैरी बोलती है कि आज सुबह ही उसे कॉल आया था, जहाँ पर किसी ने उसे बोला कि उसे इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने के लिए 50 मिलियन डिमांड करना है। सॉन्ग बोलती है कि उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, अगर ये भी चला गया तो क्या होगा, उन्हें एक स्ट्रेंजर पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। तो मैरी बोलती है कि उसने कॉल किया, उसके बाद ही उन्हें रिन्यू का कॉल आया था और वो स्ट्रेंजर योंगसो होता है। उसने वोजू को पहले दिन ही प्रॉब्लम में डालने के लिए ये प्लान किया था। सॉन्ग बोलती है कि अगर उन लोगों ने न्यू कंपनी हायर कर ली तो क्या होगा, लेकिन मैरी उसे पॉजिटिव सोचने के लिए कहती है। वहीं बॉटे कंपनी की सीईओ ली सॉन्ग को एक फाइल मिलती है, जिसमें सैटरडे को विनर को घर की कीज देनी थी। ली सॉन्ग गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अब वो मेयर को क्या बोलेगा। वो अपने एम्प्लॉय को मारता है और बोलता है कि अगर उसके डैड को ये सब पता चला तो क्या होगा। वो अपना शूज निकाल कर अपने एम्प्लॉय को क्लीन करने के लिए बोलता है। एम्प्लॉय को गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं बोलता और अपने कैबिन में आ जाता है। और हमें पता चलता है कि असल में वो एम्प्लॉय बॉटे कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, जिसका नाम सॉन्ग ह्योन होता है। उसे 3 महीने पहले ये बात याद आती है कि ली सॉन्ग ने मेयर के साथ एक डील की होती है और मेयर अब हर फ्लैट पर 5% प्रॉफिट मांग रहा था। सांग यनली को बोलता है कि उसके पास प्लान है, वो एक लॉटरी करेंगे और मेयर के रिलेटिव को वो घर दे देंगे, तो ली सॉन्ग के डैड को भी डाउट नहीं होगा और ली सॉन्ग और मेयर का रिलेशनशिप भी ठीक रहेगा। इसीलिए ली सॉन्ग इस प्लान के लिए मान जाता है। प्रेजेंट में सांगयोन अपने स्टाफ को बोलता है
कि मैरी को सैटरडे आने के लिए बोलो और अपने हस्बैंड को भी साथ लेकर आए, वरना उसका प्राइज उसे नहीं मिलेगा। स्टाफ मैरी को टेक्स्ट करके बोल देता है, तो वो टेंशन में आ जाती है। उसे लगता है कि अब उसे उसके एक्स के पास ही वापस जाना होगा। अब हम मैरी के एक्स की मॉम और सिस्टर को देखते हैं, जिन्हें उसके और मैरी के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता होता है। और जेनी एक रिच फैमिली से थी, वो हांगकांग में उनकी बेटी के लिए अच्छा लाइफस्टाइल भी अफोर्ड कर सकती है, और मैरी एक पुअर लड़की है। मैरी के एक्स ने तो अपनी जॉब भी छोड़ दी थी और जेनी के साथ हांगकांग में रह रहा था। मैरी अब उनसे मिलने के लिए वहां पर आती है और बोलती है कि उसे वो जो की हेल्प चाहिए, पर उसकी सिस्टर और मॉम उसे बहुत ज्यादा इंसल्ट करते हैं कि वो बहुत ज्यादा गरीब है, उसके पास अच्छी डिग्री भी नहीं है, और वो जो घर है मैरी के नाम पर ही है, लोन भी उसी ने लिया था, उनका बेटा क्यों वो पैसे देगा। मैरी गुस्से में बोलती है कि उनके बेटे का कैरेक्टर उसकी मॉम पर ही गया है, दोनों ही थर्ड क्लास है। जो सुनकर वो मैरी को मारने वाली होती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और वहां से चली जाती है। वो बोलती है कि वो वापस उनके पास कभी नहीं आएगी। मैरी अब बाहर आती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसे सॉन्ग का कॉल आता है। वो उसे जल्दी से मीटिंग पर जाने के लिए बोलती है। वो जो भी अब डिजाइन कंपनी के सीईओ के साथ मीटिंग करने के लिए जा रहा था, तभी उसे वहां पर योंगसो मिलता है। वो वूजो को चैलेंज करता है, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया तो वो मान जाएगा कि वो जो इस पोजीशन के लिए सुटेबल है, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो जो खुद ही इस पोजीशन को छोड़ देगा। वो जो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और मीटिंग के लिए जाने लग जाते हैं। मैरी भी वहीं वॉशरूम से बाहर आती है और वो जो को देखती है, तो वो जल्दी से छुप जाती है। वो वापस देखती है तो वहां पर वो जो नहीं था। मैरी को लगता है कि वो सिर्फ उसे इमेजिन कर रही है। फिर वो मीटिंग के लिए जाती है, तो वहां पर सच में वूजू था। सेओजुंग यहाँ पर मैरी को उनका प्राइस थोड़ा सा कम करने के लिए बोलती है, तो मैरी मान जाती है। जो सुनकर वूजू और सेओजुंग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी आसानी से मान गई थी। फिर मैरी बोलती है कि उसे वूजू से अकेले में कुछ डिस्कस करना है, इसलिए सेओजुंग वहां से चली जाती है। वूजू मैरी से पूछने लग जाता है कि उसकी क्या कंडीशन है, तो मैरी बोलती है कि वो उसके हस्बैंड होने की एक्टिंग करे। वूजू मना कर देता है, तो मैरी बोलती है कि उसे पता है कि वूजू को उस डील की कितनी जरूरत है। अब फ्लैशबैक में मैरी जब वॉशरूम में होती है, तो वहां पर मिस हुई फोन पर किसी से बात कर रही थी उनकी पैकेजिंग के डील के बारे में। मैरी उसकी बात सुनकर समझ जाती है कि वो उनकी पैकेजिंग की डील की वजह से उनकी सेल बढ़ रही है। प्रेजेंट में अब वूजू जब उससे रियल रीजन पूछता है, तो मैरी बोलती है कि उसने ये प्राइज जीता है और अब उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है। ये घर मिलते ही वो उसे भेज देगी और अपना सारा डेट क्लियर कर देगी। वो जो बोलता है कि अगर वो पकड़े गए तो उन पर फ्रॉड का केस होगा, पुलिस उन्हें ले जाएगी। वो जो उसकी कंडीशंस नहीं मानता और वहां से जाने लग जाता है। तभी उसे योंगसू का टेक्स्ट आता है, तो उसे चैलेंज के बारे में याद आ जाता है, इसीलिए वो वहीं पर रुक जाता है और मैरी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए बोलता है। वो कहती है कि अब उनकी डील फाइनल हो गई है। वूजू को भी मैरी की बात माननी पड़ती है, पर वो सिर्फ एक बार ही ऐसा करेगा, ये बोलता है। अगले सीन में दोनों ही बॉटे कंपनी में आ जाते हैं। मैरी ने वूजू को उसके एक्स की तरह ही ड्रेसअप किया था और उसे उनके मैरिज डेट और रजिस्ट्रेशन नंबर को एक बार देख लेने के लिए बोलती है। वूजू बोलता है कि वो वहां पर सिर्फ जा रहा है, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा। मैरी बोलती है कि ठीक है, वो सब कुछ संभाल लेगी। दोनों अब लिफ्ट में जाते हैं, तो मैरी वूजू को वेडिंग रिंग और ग्लासेस देती है। वूजू उन्हें पहन लेता है। वहीं सांग्योन ली को बोलता है कि आज उन्हें विनर से मिलकर एक आर्टिकल के लिए पोस्ट करना होगा। ली मना कर देता है कि अगर ये सब उसके डैड को पता चल गया तो सांग्यन बोलते हैं कि उसने उसके डैड से बात कर ली है और उसने बोला है कि ली सॉन्ग एक सोशल वर्क कर रहा है। जिन कपल के पास घर नहीं है उनको घर देकर इसे सोशल मीडिया और जेंजी के बीच ली सॉन्ग की पॉपुलैरिटी इंक्रीज होगी। ली सॉन्ग को भी ये आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो पिक्चर और आर्टिकल रिलीज के लिए मान जाता है। अब जब मैरी और वूजू के साथ स्टाफ बैठे हुए थे, तो बोलते हैं कि वूजू की आईडी का और रियल फेस मैच नहीं कर रहा है। तो मैरी बोलती है कि कुछ लोगों की रियल पिक्चर और फेस मैच नहीं करता। स्टाफ उन्हें रियल आईडी देने के लिए बोलता है, तो वूजू मैरी को देखने लग जाता है। मैरी अपना आईडी दे देती है और बोलती है कि वूजू रात को ही अफ्रीका से आया है और उसके सामान में आईडी रह गया, उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर दिखाना होगा। स्टाफ अब वूजू से उसका वेडिंग डेट पूछता है, तो वो जो वेडिंग डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर और घर का एड्रेस भी बोल देता है। तो सुनकर मैरी शॉक हो जाती है और सोचती है कि ये इसने कब याद कर लिया। तभी स्टाफ बोलते हैं कि सीईओ उनके साथ एक फोटो क्लिक करने वाले हैं और एक आर्टिकल रिलीज होने वाला है। वो जो मना करने लग जाता है, पर स्टाफ बोलता है कि वो मना क्यों कर रहे हैं। वो जो कहता है कि वो ना एक प्राइवेट लाइफ पसंद करते हैं। तो स्टाफ बोलते हैं कि क्या उससे भी रिलेटिव्स गिफ्ट मांगते हैं।
उसके साथ भी यही हुआ था। एक बार उसने लॉटरी जीती और सारे रिलेटिव्स उसे गिफ्ट और पार्टी मांगने लगे। वो जो एग्री करता है तो स्टाफ बोलता है कि पर जब आर्टिकल रिलीज होगा तो उसमें फेक नाम यूज करेंगे। जो सुनकर वो दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। वो जो बोलता है कि उसे कॉल आया है, उसे रिसीव करके बोलने लग जाता है कि उसके सारे कलीग अफ्रीका गए थे और उन्हें अफ्रीकन वायरस हो गया है। अब वो जो को भी टेस्ट कराना होगा। साफ ये बात सुनकर मैरी को बोलता है कि उसे मास्क चाहिए, शायद उसे भी वायरस के सिम्टम्स आ रहे हैं। वो जल्दी से ये बात सांगयन को बोलता है तो सांगयन बोलता है कि उसे एक मास्क देकर आने को बोले। अब फोटो क्लिक कराने के टाइम वो जो बाहर क्लीनर स्टाफ से एक कैप लेता है और वो दोनों मास्क पहनकर फोटो क्लिक कराते हैं। फिर सांगयन मैरी को अपने ऑफिस लेकर जाता है और उसे कीज देता है। साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए बोलता है। मैरी सारी कंडीशन को रीड नहीं करती और साइन कर देती है। अब सांगयन जब वूजू के बारे में पूछता है तो मैरी बोलती है कि वो हॉस्पिटल गया है और उसे टेस्ट कराने थे। सांगयन बोलता है कि वो मैरी को लेकर अभी उसका घर दिखाने के लिए ले जाएगा। फिर दोनों बाहर जाते हैं। वो जो वॉशरूम से बाहर आता है जहाँ पर सांगयन उसे देखकर बोलता है कि वो उसे हॉस्पिटल छोड़ देगा। तो वो जो बोल देता है कि उसे अभी भी पता चला है कि उसका टेस्ट नेगेटिव आया है। सांगयन बोलता है कि फिर तो वो भी अपना नया घर देखने के लिए जा सकता है। इसीलिए वूजू को भी उनके साथ जाना पड़ जाता है। सांगयन उसे एक बहुत ही रिच एरिया में लेकर आता है। वहां पर सभी अपर क्लास के लोग रहते थे। मैरी उसका घर देखती है जो कि बहुत ही सुंदर और लग्जूरियस था। सांगयन मैरी को यहाँ पर शिफ्ट होने के लिए बोलता है। मैरी सांगयन को बोलती है कि उसके और उसके हस्बैंड का ऑफिस यहाँ से बहुत दूर है और वो अगर इस घर को बेचना चाहे तो सांगयन बोलते हैं कि उनकी कंडीशन में लिखा है कि वो अगले 3 महीने तक इस घर की ओनरशिप नहीं ले सकते। अब्रॉड में भी ऐसा बहुत सी कंपनीज के साथ हुआ है कि घर मिलने के बाद ही कपल्स के बीच में डिवोर्स हो जाते हैं। इसीलिए वो अब ये रिस्क नहीं ले सकते और 3 महीने तक वो कपल को ऑब्जर्व करेंगे। और सांगयन उनका नेबर है। वो कब से एक न्यू नेबर का वेट कर रहा था। ये सुनकर वूजो और मैरी दोनों ही शॉक हो जाते हैं। सांगयन बोलता है कि वो इस एरिया को घुमाकर उन्हें दिखाएगा, वो चेंज करके उनसे मिलेगा। ये बोलकर वो चला जाता है। वो जो मैरी को बोलता है कि वो अब ये सब नहीं कर सकता। मैरी बोलती है कि उसके पास जाने की कोई जगह नहीं है। तो वो जो बोलता है कि उसका मैटर नहीं है। ये बोलकर वो उसका वेडिंग रिंग देकर वहां से चला जाता है। उसी एरिया में मियोंग और योंगसू एक कंपनी के सीईओ से मिलने के लिए आए हुए थे। टिस्को जांग हान ने योंगसू के लिए न्यू प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए बोला था। वो दोनों उसी से मिलने आए थे। मियोंग बोलती है कि वो वूजू पर नजर रखेगी ताकि वो योंगसू के सक्सेस के बीच में ना आए। वूजू भी रोड पर चल रहा था। तभी वो मैरी को कॉल करके सॉरी बोलता है उसे ऐसे बात करने के लिए। तभी वहां पर योंगसू की कार आकर रुकती है। वो लोग एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। वो जल्दी से कॉल कट कर देते हैं और बोलते हैं कि वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आया था यहाँ पर। तभी वहां पर सांगयन आ जाता है। तो मैरी वूजू को कॉल करती है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। इसलिए मैरी भी घर से बाहर आ जाती है। वो जो अब सभी को देखने लग जाता है। तभी सांगयन वूजू से पूछता है कि उसकी वाइफ कहाँ पर है। ये सुनकर मियोंग और योंगसू दोनों ही शॉक हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।